हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? राम राम, गुड मॉर्निंग बेटा। करण, गुड मॉर्निंग। ओके विशाल राज, हाँ आई एम फाइन। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत आ, हाँ, और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा सभी लोगों के जुड़ने का। अजय कुमार, गुड मॉर्निंग बेटा। ओके सतीश, प्रिंस, सभी को गुड मॉर्निंग है ना। बहुत सारे नेम है यहाँ पे। चलिए, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मेरा नाम क्या है बेटा? काजल यादव। ओके, मेरा नाम काजल यादव है और आप लोगों को ये भी पता होगा कि आज की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, बायोलॉजी। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोगों ने कल की क्लास में देखा था, कल हमारी एक इंट्रोडक्टिव क्लास हुई थी। जय हिंद बेटा, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। हाँ चलिए, अभी आ जाते हैं वापस से, है ना। सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। सेल, हाँ सेल टॉपिक आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा। तो कल हमारी एक इंट्रोडक्टिव क्लास हुई थी जिसमें आपको बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताया गया था कि बायोलॉजी टर्म जो है वो कहाँ से आया था। अच्छा, एक बार कल की जो बेसिक क्लास थी, जो इंट्रोडक्टिव क्लास थी, उसको थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं ना, तो स्टार्ट करने में थोड़ा मजा आएगा। चलिए, तो कल की जो इंट्रोडक्टिव क्लास थी जिसमें आपको ये बताया गया था कि ये जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी टर्म कहाँ से आया है, किस भाषा का शब्द है ये, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, किस चीज का अध्ययन करते हैं, और इसके बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि आपके जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे। गुड, ग्रीक, हाँ ठीक है। और क्या बताया था अरस्तु साहब ने? समस्त सजीवों को दो भागों में विभाजित किया था। वो कौन कौन से दो भाग थे बेटा आपके? एक प्लांट था और दूसरा क्या था? एनिमल था। किस बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। उन्होंने पोषण के आधार पर समस्त सजीवों को दो भागों में विभाजित कर दिया था। ऐसे सजीव जो अपना खाना खुद बना रहे थे उनको किस कैटेगरी में रखा गया था? प्लांट, यानी कि पादपों की कैटेगरी में रखा गया था। और जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे थे उनको किस कैटेगरी में रखा गया था? एनिमल, यानी कि जंतु में। हाँ बेटा, हिंदी में बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। उनको किस कैटेगरी में रखा गया था? जंतु के कैटेगरी में। फर्दर एरिस्टोटल ने क्या किया था? पादपों को उनकी मॉर्फोलॉजी, यानी कि आकारिकी के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया था। ऐसे पौधे जो दिखने में सबसे बड़े थे उनको ट्रीज में रखा हुआ था, पेड़ में रखा हुआ था। और ऐसे, ओहो, ये कौन है? अतुल कुमार है आई थिंक। जेनेटिक्स कब स्टार्ट होगा? आप जेनेटिक्स में काफी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। जेनेटिक्स भी स्टार्ट होगा, पहले आप सेल तो जान लीजिए, उसके बाद आप न्यूक्लियस जानेंगे, देन आप न्यूक्लियस के अंदर जाइए, है ना, जीन के बारे में जानने के लिए। चलिए, तो ये हमने देखा था। देन मीडियम वाले जो प्लांट थे उसको किस कैटेगरी में रखा था? श्रब में रखा था। जैसे कि आप देखेंगे जो गुड़हल है, गुलाब है, ये सभी किस कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा? श्रब, यानी कि मीडियम साइज, ठीक है। आफ्टर दैट आपने देखा था जो सबसे लोअर ग्रेड वाले प्लांट्स थे उनको किस कैटेगरी में रखा? हर्ब्स, जड़ी बूटियों के। हाँ, जड़ी बूटियों की कैटेगरी में रखा था। एनिमल के केस में हमने क्या देखा था कि एनिमल को फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई किया गया था। ऐसे एनिमल जिनके ब्लड का रंग, जिनका रक्त लाल होता था उनको एनाइमा बोला है, और जिनके रक्त का रंग लाल नहीं है उनको ए एनाइमा बोला है, ठीक है। अरस्तु ने इतना किया था। आफ्टर दैट वो प्लांट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने प्लांट को इतना क्लासिफाई करके वहीं पे छोड़ दिया। वो क्या हुआ, जंतुओं में काफी इंटरेस्टेड थे। फर्दर उन्होंने जंतुओं के बारे में स्टडी की। प्लांट को डिटेल स्टडी करने के लिए हमारे दूसरे वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस, ठीक है। थियोफ्रेस्टस ने डिटेल्ड स्टडी की थी। काजल यादव, ठीक है। थियोफ्रेस्टस ने डिटेल्ड स्टडी की थी प्लांट के बारे में, इसीलिए हम फादर ऑफ बॉटनी, प्लांट की स्टडी जिस शाखा के अंदर कर रहे थे उसको बॉटनी बोल रहे थे, और एनिमल की स्टडी यानी कि जंतुओं का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत कर रहे थे उसको हम जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान बोल रहे थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बना था कि फादर ऑफ बॉटनी कौन थे आपके, थियोफ्रास्टस थे। एंड अगेन फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक कौन थे आपके, अरस्तु थे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि इन लोगों ने ये नहीं बताया था कि ये जो सजीव हैं ये किससे मिलके बने हैं। पूरा 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 का पूरा जो आप सजीव देख रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, एनिमल में चाहे वो बैक्टीरिया हो सबसे छोटा सिंगल सेल, या फिर मल्टीपल सेल, ठीक है, बहुत बहुकोशिकीय हो, मल्टी सेलुलर हो, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो, गधा घोड़ा टाइप के जो भी एनिमल आप देखते हैं वो सभी। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये सारे के सारे एनिमल एंड प्लांट कैसे बने हैं, इनकी बेसिक यूनिट क्या है। आपको कल की क्लास में बताया गया था जो भी सजीव हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या है बेटा, सेल है। तो आज की हमारी क्लास, हाँ ओ आप बैकग्राउंड देख के बोल रहे हैं क्या ऐसा? चलिए, तो आज की हमारी क्लास साइटोलॉजी के साथ स्टार्ट होगी, जिसको हम बोलेंगे कोशिका विज्ञान। ठीक है, उस छोटी सी बेसिक यूनिट के बारे में हम स्टडी करेंगे। कल हमने उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, और वो ये था कि वो क्या था कि सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था। उन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी, और उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था बेटा वो कैसा सेल था, डेड सेल था। आई थिंक व्हाइट पे ब्लैक काफी सही लगेगा, आपको दिखेगा, है ना, दिखना चाहिए। ये ठीक तो दिख रहा है बेटा, प्रॉपरली विजिबल है ये? ठीक है, टॉपिक हमारा आज क्या होगा, साइटोलॉजी चैप्टर, एंड टॉपिक इज सेल। चलिए पहले कंप्लीट करते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले ये बताया था कि ये जो समस्त सजीव हैं वो किससे मिलके बने हैं, एक छोटी यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है जिसका नाम कोशिका है, सेल है। लेकिन उन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो कैसी सेल थी बेटा, डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने कहां से डिस्कवर की थी, प्लांट के जो बार्क होता है, छाल होता है, उससे डिस्कवर की थी। उसके बाद आपको ये भी बताया जा चुका था, लिख रही हूँ बेटा हिंदी, उसके बाद आपको यह भी बताया जा चुका था कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने की थी। ठीक है, और ये इन्होंने जो लिविंग सेल डिस्कवर किया था वो कहां से किया था, बैक्टीरिया से किया था। और ये जो बैक्टीरिया था, हाँ, तो दो तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे थे। पहला ये था कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने। दूसरा क्या था कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, दैट इज आल्सो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, साइटोलॉजी को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। अगर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी टर्म समझ में ना आए तो आप पूछिएगा। ठीक से दिख रहा है? हाँ हाँ, कुछ नहीं है, चलिए, आई थिंक ये विजिबल है, मुझे भी प्रॉपरली दिख रहा है। तो साइटोलॉजी की बात करें, हमने कोशिका के बारे में जाना था। 2 पॉइंट कल आपको बताए गए थे। पहला पॉइंट बताया गया था कि समस्त जो सजीव हैं उनकी मूलभूत इकाई क्या है बेटा, सेल है। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार लिखते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ या फिर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोशिका जो है वो सजीवों की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई का मतलब क्या है कि जितने भी सजीव हैं वो सभी के सभी किससे मिलके बने हैं, कोशिका से मिलके बने हैं। कोशिका क्या है बेटा, सभी सजीवों की, यानी कि ऑल लिविंग बीइंग्स की क्या है, सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। अब ये सजीव बेटा आपका प्लांट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, मूलभूत इकाई है। दूसरी बात, ये जो सेल, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिसको हम बोल रहे हैं, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था। ठीक है, सबसे पहले किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने। ये तो कल आपको बताया जा चुका है। चलिए जल्दी से सब लोग रिप्लाई करिए। अच्छा, आई थिंक कल बहुत बेसिक क्लास हुई थी, आप लोगों को कल की क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हाँ, बनारस काफी अच्छी जगह है। चलिए,
आप सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। कल आपको बताया गया था, गुड, कल आपको क्या बताया गया था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी बेटा? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, बहुत ही शानदार नाम है, रॉबर्ट हुक। कब की थी जल्दी से आप लोग बताइएगा। कल हमने आपको बताया था रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो कब खोजी थी? गुड, संदीप का आंसर यहां पे दिख रहा है, दैट इज 1665, ठीक है। 1665 में इन्होंने क्या किया था? कोशिका के बारे में बताया था। लेकिन इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो कैसी सेल थी बेटा? यहां पे लिखिएगा, इनके द्वारा जो सेल डिस्कवर की गई थी दैट इज डेड सेल, ठीक है। मृत कोशिका थी ये, मृत कोशिका। कैसी कोशिका थी ये? मृत कोशिका थी। इसके आगे अगर हम चलेंगे, इसके आगे अगर हम चलेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या था? लिविंग सेल्स, ठीक है। लिविंग सेल के बारे में किसने बताया था? डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। अच्छा, अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर आपसे नॉर्मली, हाँ, मृत सेल, ओके, डेड सेल, गुड जीतू। अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की है, सेल की खोज किसने की है, तो आप क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक। अगर आपको पर्टिकुलरली लिख के दिया जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की है, तब आप क्या बताएंगे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। हाँ, 1674। चलिए, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, ये बेटा बेसिक ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन आपको एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे, आप बहुत बेफिक्र रहिएगा एकदम। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल ये किसने किया था? हिंदी में लिखते हैं, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। खोज ये किसने किया था बेटा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक है। कब किया था? 1674। और ये इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी ये किससे डिस्कवर की थी बेटा? इनके द्वारा ये जो सेल डिस्कवर की गई थी ये किससे की गई थी? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से, जीवाणु से, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक हो गया है। मैक्रोप्लाज्मा में किए, हाँ ये है क्या, लेकिन आपका बैक्टीरिया ही है, ठीक है। बेसिक आपसे पूछा जाएगा किससे, किस ऑर्गेनिज्म से हुई है, दैट इज बैक्टीरिया, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे तो ये तो डिस्कवरी की बात हो गई है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, डेड सेल, एंड एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, लिविंग सेल। आगे अगर आप चलेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जब सेल आ गई तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सेल के ऊपर अपने अपने मत दिए, सिद्धांत दिए, ठीक है। कंबाइंडली इसको हम सेल थ्योरी बोलते हैं। उस सेल थ्योरी में उन्होंने ये बताया था कि ये जो कोशिका है, आप देखते हैं कि आपको सिंगल सेल भी दिखेगी, जैसे आप बहुत सारे बैक्टीरिया देखेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स, जो कि सिंगल सेल होते हैं, मतलब उनमें एक सेल बनी और वही सेल क्या करेगी? सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी, लाइक एक्सक्रीशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, है ना, सारे फंक्शन एक सेल ही परफॉर्म कर रही होगी, रिप्रोडक्शन, और वो सरवाइव कर रही है। अगर आप ह्यूमन बीइंग देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है? बहुत सारी सेल है, यानी कि ये मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी सेल मिलके काम कर रही होती हैं, ठीक है। कुछ सेल मिलके टिश्यू बना रही होती हैं और वो टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे होते हैं, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन जो केवल और केवल डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन यानी कि अंग जो केवल और केवल रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लंग्स हुआ, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं ट्राई करती हूँ। वैसे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तो बोल रही हूँ,
ठीक है, राइटिंग के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। हाँ, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया है, कोशिका सिद्धांत दिया है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, ये आपको अभी आगे बताएंगे। कुछ जनरल पॉइंट है सेल से रिलेटेड जो आपको लिखने हैं। मतलब आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही है दोनों? चलिए अभी आप लोग वापस आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेटा सेल थ्योरी किसने दी थी? ठीक है, कोशिका आने के बाद जब कोई भी चीज आती है तो फिर बहुत वैज्ञानिक एक्साइटेड हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम भी इस पे क्या है अपने अपना विचारधारा देंगे, अपना मत देंगे कि हम इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो सेल एंटोनी ल्यूवेनहॉक एंड रॉबर्ट हुक ने बताया कि जो समस्त सजीव है वो सेल से मिलके बने हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि ये तो ठीक है कि जितने भी सजीव हैं वो सेल से मिलके बने हैं, लेकिन ये सेल आई कहाँ से? और सिंगल सेल तो ठीक है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बन गए? एक सेल से दो सेल कैसे बनी, है ना? ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? सेल थियरी के अंदर पढ़ेंगे। और सेल थियरी जिसको हम हिंदी में कोशिका सिद्धांत बोलते हैं, कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया था आपका? स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। ठीक है, स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थियरी दी थी आपकी, यहां पे हिंदी में मेंशन करते हैं। स्लाइडन एंड स्वान। ठीक है, तो स्लाइडन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? कोशिका सिद्धांत क्या होता है ये आपको आगे बताया जाएगा। कोशिका सिद्धांत में बताया गया है कि ये जो कोशिका है वो कहां से आई है। जो एक सिंगल सेल, सबसे पहली जो सेल थी वो कहां से आई? ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी सेल है वो अचानक से जैसे जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वैज्ञानिकों ने उसमें बताया हुआ है कि जो लाइफ है वो अदर जो प्लेनेट है वहां से आई है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सेल है वो कहीं से आई है। ठीक है, इसकी ओरिजिन हुई है प्रॉपर। तो ये सेल कहां से आई है? दूसरा कि कैसे एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है आपको कोशिका सिद्धांत के अंदर पढ़ाई जाएंगी। फिलहाल आप यहां पे जानिए कि सेल थ्योरी जो है वो दिया किसने है? स्लाइडन एंड स्वान ने दिया है। ठीक है, कब दिया था बेटा? 1838 टू 1839। ठीक है, अगला सेल के बारे में हम कुछ बहुत ही बेसिक चीजें जानेंगे। जैसे सेल की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद ये भी पता चला कि सारी सेल्स एक जैसे नहीं है, कुछ सेल बहुत बड़े हैं, कुछ सेल छोटे हैं, कुछ सेल लंबे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पॉइंट हमें पढ़ने हैं। आगे वाली स्लाइड लेते हैं। आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, उसका नाम बताइए। आपको सेल किसका बना होता है, उसका कंपोनेंट क्या है, आगे वही बताएंगे, है ना, कि सेल कैसे बना है, सेल आखिर है क्या, इसके अंदर क्या होता है, इसके बाहर क्या होता है। जस्ट हम आ रहे हैं, बस थोड़ा सा वेट करिए। अब ये बेटा टाइमिंग का आप जो आपकी जो टेक्निकल टीम है या फिर जो नोटिफिकेशन आपको भेजते हैं आप उनसे कांटेक्ट करिएगा, इसका मुझे जानकारी नहीं है। सबसे छोटी सेल की अगर हम बात करें, जब सेल की डिस्कवरी हो गई तो उसमें यह भी पता चला कि सारे जो सेल हैं उनका साइज एंड शेप एक जैसा नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप आरबीसी देखेंगे तो आरबीसी आपको कैसे दिखेगी? कॉनकेव शेप की दिखेगी। आप अगर न्यूरॉन्स देखेंगे तो न्यूरॉन्स आपको कैसे दिखेंगे? ब्रांच्ड दिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से सबसे छोटी कोशिका, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ओवरऑल बात की गई है बेटा, है ना। ओवरऑल अगर सबसे छोटी कोशिका होगी तो वो क्या होगा?
सबसे छोटी कोशिका, दैट इज माइकोप्लाज्मा। इसको हम क्या बोलेंगे? माइकोप्लाज्मा। और ये माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा क्या है आपका? एक बैक्टीरिया है। गुड, माइकोप्लाज्मा। बहुत सारे बच्चे। अच्छा रूपा, ये सेरिवेलम कहाँ से आ गया भाई? चलिए, माइकोप्लाज्मा आपका क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल के बारे में पूछा जाए, दैट इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा क्या है आपका? एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है। ये जीवाणु की कैटेगरी में आता है, स्मॉलेस्ट सेल है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसके और भी नाम होते हैं, पहले एक बार इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल अगर आपसे पूछा जाए, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को बेटा हम क्या बोलते हैं? पीपीएलओ भी बोलते हैं, ठीक है। पीपीएलओ। अगर अब ये पीपीएलओ आपको इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलेगा, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। ये हिंदी में ऐसे नहीं लिखे देगा आपको, ऐसे नहीं लिखे देगा। पीपीएलओ है ना, इस तरह से नहीं लिखेगा। अगर उसको लिखना होगा तो वो पीपीएलओ ऐसे ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीप्ल्यूरो लाइक ऑर्गेनिज्म। पॉलीप्ल्यूरो लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होता है, ये बीमारियों को कॉज करता है, एनिमल एंड प्लांट बोथ, दोनों के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है। कैन विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव, कैन विदाउट ऑक्सीजन। कैन मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कर लेगा और ऑक्सीजन की एब्सेंस, दोनों कंडीशन में ये सरवाइव कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो क्या है हमारा? लार्जेस्ट सेल क्या है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो बच्चे पीसी 20 से होंगे। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है हमारी? हाँ गुड, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। लार्जेस्ट सेल क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल आपकी क्या हो जाएगी बेटा? ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो हम ओवरऑल बात कर रहे थे। चलिए, ये तो हम ओवरऑल बात कर रहे थे कि अगर हम ओवरऑल ऑल द पूरे यूनिवर्स में देखेंगे तो स्मॉलेस्ट सेल हमारी क्या होगी? पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट सेल हमारी क्या होगी? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर लें कि मानव शरीर के अंदर अगर आप देखेंगे, जो हमारा शरीर है, मानव शरीर है, इसके अंदर सबसे छोटी मानव शरीर बोला है बेटा हमने। अभी नेक्स्ट जो हम बताने जा रहे हैं उसमें आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, मैम मेल एंड फीमेल है ना। तो हमने यहाँ पे मेल एंड फीमेल की बात नहीं की है, हम मानव शरीर की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? मानव शरीर की बात कर रहे हैं। तो मानव में वो ह्यूमन बीइंग में वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। कंबाइंडली हम बात करेंगे तो मानव शरीर की अगर हम बात करेंगे, वहां पे सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? कल से एक काम करेंगे, पीपीटी बनवा लेंगे, है ना, तो हमारा थोड़ा समय बचेगा, हम ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे। अभी आपकी इंट्रोडक्टिव क्लास थी, देन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। गुड, बच्चों के आंसर आ चुके हैं यहाँ पे। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, और ये बेटा क्या होता है आपका? स्पर्म, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। शुक्राणु,
सबसे छोटी कोशिका आपकी क्या हो गई है? शुक्राणु हो गई है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पर्म बोलेंगे। अच्छा, मानव शरीर की बात हो रही थी, लेकिन ये शुक्राणु, ये स्पर्म आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मेल में देखने को मिलेगा या फिर फीमेल में देखने को मिलेगा? स्पर्म आपको कहाँ, कहाँ मानव में कहाँ पे आपको स्पर्म देखने को मिलेगा? ये जो शुक्राणु कोशिका है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? मेल। गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये बेटा मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका की बात हुई थी। अब हम मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की बात कर लेते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी? आप लोग बताइएगा। दैट इज एग। ठीक है, ओवम, अंडाणु। गुड। अंडाणु क्या है आपकी? लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग। ये बेटा लार्जेस्ट सेल की बात हो रही है। ठीक है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में डिफरेंट समझते हैं। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में आप लोग डिफरेंस समझते हैं? कमेंट करके बताइएगा। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है एंड लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है? थैंक यू सो मच। चलिए, अभी आप लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये चीज कमेंट करके बताइए। तब तक मैं यहां पे लिखती हूं लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग। दैट इज एग या ओवम। ओवम या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? एग बोलेंगे। अच्छा, ये जो ओवम या एग है, ये मानव में कहां पे देखने को मिलेगी? ये कोशिका मानव में कहां पे देखने को मिलेगी आपको? ओवम आपको अंडाणु कहाँ देखने को मिलेगा? फीमेल में। हमने ये नहीं पूछा है लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है, हमने पूछा है कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होगी? सबसे लंबी कोशिका, ऊपर बड़ी की बात की गई थी। ठीक है, बड़ी मतलब वॉल्यूम, जो जिसका डायमेंशंस पूरा का पूरा, ठीक है, वॉल्यूम से काउंट करेंगे, जिसका आयतन। ठीक है, और लंबाई मतलब लेंथ मेजर करेंगे। यहाँ पे बड़ी मतलब क्या है? वॉल्यूम मेजर करेंगे, और लंबी मतलब क्या है? लेंथ मेजर करेंगे। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका क्या होगी? बच्चे ऑलरेडी क्या है आंसर रिप्लाई कर चुके हैं। दैट इज तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका जो आपकी होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। गुड। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, दैट इज न्यूरॉन। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका क्या है हमारी? न्यूरॉन है। ओके ठीक है, मैं ये भी करूंगी। चलिए आगे अगर आप देखेंगे तो ये तो क्या है, हमारे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट की बात हो गई है, कुछ बेसिक पॉइंट हो गए हैं सेल से रिलेटेड। ठीक है, कोशिका पुनर्निर्माण की अगर हम बात कर लें, ये जो कोशिका होती है, ठीक है, एक कोशिका होती है। बिल्कुल ठीक है अजय कुमार, आपकी बात सुन लिया मैंने। ये जो कोशिका होती है, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं थ्रू द सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के द्वारा। कोशिका विभाजन आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन रही हैं। आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी है, जो शरीर है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। लेकिन जब आपकी ओरिजिन हो रही थी, मतलब जब आपके पेरेंट्स ने इंटीमेट किया होगा, ठीक है, और जब फाइनली जाइगोट बना होगा,
फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो जायगोट क्या होता है बेटा, एक सिंगल सेल होता है। मतलब आप जो देख रहे होते हैं ना, आपका जो शरीर है जो कि मल्टी सेलर है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एक सिंगल सेल से होती है। यानी कि जब आप जायगोट फॉर्म में होते हो तो जायगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। फिर धीरे धीरे उस जायगोट में विभाजन स्टार्ट होता है, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं फिर मिलके धीरे धीरे ऊतक बनाती हैं, फिर वो ऊतक मिलके अंग बनाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, अंगतंत्र बनते हैं। अंगतंत्र बनने के बाद पूरा एक बेबी बन जाता है, और इस पूरे है ना एक सिंगल जायगोट से पूरा एम्ब्रियो यानी कि डेवलपिंग बेबी, जिसको फीटस बोलते हैं, बिफोर ऑफ डिलीवरी जो बेबी होता है उसको फीटस बोलते हैं, एंड आफ्टर ऑफ डिलीवरी दैट इज बेबी। ठीक है, तो ये पूरा बनने में जो टाइम लगता है वो कितना होता है, 9 मंथ, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। हाँ, तो सेल डिवीजन, ठीक है, कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है। ये केवल उसी टाइम विभाजन नहीं हो रहा होता है जब आप बन रहे होते हैं ना, जब आप एम्ब्रियो से एक फीटस या एक बेबी बन रहा होता है, ये डिवीजन केवल उसी टाइम नहीं हो रहा होता है, डिवीजन आपके आफ्टर बर्थ भी होता है। ठीक है, जन्म के बाद भी कोशिकाएं क्या कर रही होती हैं, विभाजन कर रही होती हैं। जैसे आप देखेंगे बेटा कि अगर आपको कहीं पे चोट लगी है, मान लीजिए आपको कोई इंजरी हुई है, हाथ में अगर आपको कोई चोट लगी है, गहरा घाव हो गया है, मतलब क्या हुआ है, हाथ की जो सेल थी वो डैमेज हो गई हैं। ठीक है, तो आप देखें कि धीरे धीरे कुछ समय बाद वो घाव क्या होता है, अपने आप ही भरने लगता है। ये नेचुरल प्रोसेस होता है। सेल क्या करती हैं, अगर कोई सेल डैमेज होती है तो आसपास की जो सेल होती हैं वो उसे रिपेयर करने की कोशिश करती हैं, यानी कि विभाजन करती हैं, और विभाजन करके जो घाव हुआ होता है उसकी क्षति पूर्ति करती हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, सेल डिवीजन आपको प्रॉपर्ली पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आपको ये सब बताने का मोटिव ये था कि कुछ कुछ सेल हैं जिनमें ये डिवीजन, ये विभाजन बहुत ही तेजी से होता है। सेल साइकिल आपको पढ़ाया जाएगा, सेल रिसाइकलिंग, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। चलिए, ये बताने का मोटिव ये था कि पूरे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो सभी सेम, उन सभी के जो विभाजन का समय है वो एक जैसा नहीं होता है। कुछ कुछ कोशिकाएं जो है वो बहुत ही तेजी से विभाजन करती है, कुछ कुछ कोशिकाएं बहुत ही धीमी गति से विभाजन करती हैं, या फिर नहीं भी करती हैं। जैसे आप देखेंगे आपके शरीर में जो लीवर होता है, जिसको हम यकृत, गुड अजय सैनी, है ना, जो यकृत होता है वो क्या करता है, बहुत ही तेजी से डिवीजन करता है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, कोशिका पुनर्निर्माण, जिसके बारे में आपको दो पॉइंट जानने हैं कि कोशिका पुनर्निर्माण, अगर कहीं पे कोशिका डैमेज हुई है तो फिर से उसका जो निर्माण है वो कहाँ पे कैसे होगा, सबसे तेजी कहाँ होगा और सबसे धीमे कहाँ होगा, ये 2 पॉइंट यहाँ पे आपको जानने हैं। बाकी सेल कंप्लीट होने के बाद आपको सेल डिवीजन प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा। चलिए आ जाते हैं कोशिका पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण, ठीक है, कोशिका पुनर्निर्माण में क्या होता है, सबसे तेजी कहाँ होता है, सबसे तेज पुनर्निर्माण कहाँ पे होता है कोशिकाओं का, दैट इज यकृत। ठीक है, फास्ट अगर पूछा जाए, फास्ट सेल डिवीजन कहाँ होगा, तो ये यकृत में होगा। और सबसे धीमे या ना के बराबर सेल डिवीजन आपका कहाँ पे हो रहा होता है, सबसे धीमी गति से, है ना, सबसे धीमे कोशिका पुनर्निर्माण कहाँ पे हो रहा होता है बेटा, ब्रेन में। ठीक है, आपका जो मस्तिष्क है उसकी जो सेल है, गुड, बहुत सारे बच्चे मस्तिष्क, ब्रेन, वाह इट्स अमेजिंग, है ना, ये काफी अच्छा है। मस्तिष्क, ठीक है, तो सबसे धीमे जो कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है वो कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तंत्रिकाएं कोशिकाएं बोलते हैं। इनमें बहुत धीमे क्या होता है, पुनर्निर्माण। अगर सपोज करिए आपके ब्रेन में जो सेल हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोल रहे हैं, तंत्रिकाएं बोल रहे हैं, अगर वो एक बार डैमेज हो जाएं, ठीक है, क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो क्या है, उनकी जल्दी से क्षतिपूर्ति नहीं होती है, वो जल्दी से रिपेयर नहीं कर पाते हैं, इवन नहीं भी कर पाते हैं। बहुत केसेस में होता है कि वो बहुत स्लो कर पाते हैं या फिर नहीं भी कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपसे कहा जाता है
हाँ, यकृत, गुड। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी आप बाहर राइडिंग कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तो आप सीट बेल्ट पहने, हेलमेट लगाएं, क्योंकि अगर आपके ब्रेन की जो सेल हैं वो एक बार डैमेज हो गई हैं तो फिर आप क्या हो जाएंगे, परमानेंटली गजनी हो जाएंगे, है ना। तो आज से आपको ध्यान रखना है ये जानने के बाद कि आपके जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उसके सेल रिपेयर नहीं करते हैं, तो आपको सावधानी बरतनी है इस चीज को लेकर, ठीक है। चलिए, ये पुनर्निर्माण के बारे में बात हो रही थी। आगे आप देखेंगे पिछले इतने समय से हम जिस कोशिका की बात कर रहे थे, सेल के बारे में बात कर रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे मैम ये सेल क्या है ना, किससे मिलके बना है। तो आइए देख लेते हैं कि ये कोशिका है क्या। कोशिका, है ना, ये भी जिज्ञासा होगी कि क्या है, ऐसा मतलब कैसा दिखता है, कैसी दिखती है कोशिका। परमानेंट गजनी, हाँ भाई, अगर एक बार आपका मेमोरी लॉस हो गया ना तो फिर वही गजनी हो जाएंगे आप। तो आपको आगे से क्या है, ऊतक से मिलकर बना है। अरे बेटा क्या बात कर रहे हैं ठीक है, तो आपको बचना है भाई, ये बहुत ही प्रीसियस थिंग्स है ब्रेन और इसके अंदर जो हमें क्रेनियल कैपेसिटी दी गई है, सोचने की क्षमता दी गई है। चलिए, सेल की अगर हम बात करें तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक सेल है, ठीक है। हम मान लेते हैं बेटा कि हमारे पास ये क्या है, कोई एक सेल है, ठीक है, कोई एक सेल है। अब ये सेल कैसे बनी है, सबसे पहली बात तो कि सेल का आकार होगा, कोई भी आकार हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ये सेल है, सेल का आकार कॉनकेव भी हो सकता है। अगर आप आरबीसी देखेंगे, अगर आप न्यूरॉन्स देखेंगे तो फिर वो ब्रांच्ड लाइक होते हैं, ठीक है। जो नर्व तंत्रिकाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, ब्रांच्ड सेल होती हैं। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि ये कोई सेल है, तो सेल के अंदर भी कुछ कंपोनेंट होंगे, कुछ घटक होंगे, और सेल के बाहर भी कुछ आवरण होंगे जो इस सेल को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। आप सपोज करिए कि पहली बार कोई सेल बनी, सबसे पहले जो सेल बनी थी वो कहाँ बनी थी बेटा, पानी में बनी थी। और वो सेल कौन थी, बैक्टीरिया थी। सबसे पहले इवोल्यूशन में जो सेल बनी थी दैट इज बैक्टीरिया, पानी में बनी थी। अब पानी में बहुत समय तक रहने की वजह से वो सेल डैमेज भी हो सकती है, या मान लीजिए कोई भी स्टोन वगैरह है उससे टकराने के बाद वो सेल क्या हो सकती है, क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसीलिए सेल बनने से पहले उसके चारों तरफ क्या बने, सेल बनने के बाद उसके चारों तरफ क्या बने, आवरण बने, जो कि सेल को क्या कर रहे थे, डैमेज होने से बचा रहे थे, क्षतिग्रस्त होने से बचा रहे थे, ठीक है। ये सपोज करिए कोई कोशिका है, इसके बाहर इस तरह से आवरण होते हैं, दो आवरण होते हैं। कहीं कहीं ये सिंगल आवरण भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप एनिमल देखेंगे, वो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्क्राइब करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, दो आवरण है। कौन कौन से आवरण है, ये तो आपकी सेल है, कोशिका है। कोशिका के जस्ट बाहर वाला जो आवरण है, कलर चेंज क्या करें क्या एक बार, चलिए, कोशिका के जस्ट बाहर वाला ये जो आवरण है जिसको हम रेड कलर से बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। कोशिका के जस्ट बाहर जो आवरण बना है वो क्या था, थोड़ा सा थिक था, गुड, वो थोड़ा सा थिक था, तो उसको हमने क्या बोल दिया है, सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और उसके बाहर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक टफ आवरण बना था, ठीक है, हार्ड मजबूत जो आवरण बना था, टफ जो कवरिंग थी, उसको हमने क्या बोला है, देखिए ब्लू कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, सेल वॉल। अच्छा, ये जो सेल वॉल होती है ये सभी ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर आप, जैसे कि अगर आप देखेंगे, भाई आप लोग क्या क्या लिखते रहते हो, चलिए, जैसे अगर आप देखेंगे एनिमल, ठीक है, हम लोगों को अगर देखेंगे तो हम लोगों में क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। अभी जब आपको सेल वॉल पढ़ाएंगे तो उसमें बेसिकली सेल वॉल में आपको यही पढ़ना है कि इसका फंक्शन क्या है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कोशिका भित्ति, है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है। अब ये तो सेल के बाहर की चीजें हैं,
ये क्या है बेटा, सेल के बाहर की चीजें हैं। कोई एक सेल थी तो सेल को डैमेज होने से बचाने के लिए उसे कवर किया गया था, कुछ आवरण बनाए गए थे, तो ये तो बाहरी आवरण है। अब हम सेल के अंदर चलते हैं, ठीक है। हमें ये भी तो देखना है अंदर से ये खोखली है, जैसे कि हमारे रॉबर्ट हुक ने बोला था एम्प्टी रूम, ठीक है। तो उस तरह से हमें देखना है अंदर जाके कि ये खोखली है या इसके अंदर कुछ होता है। तो रिसर्च के बाद पता चला कि सेल के अंदर एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है। कंबाइंडली हम इस फ्लूइड को क्या बोल रहे हैं, चलिए ब्लू कलर यूज करते हैं। इस तरह से फ्लूइड होता है, कंबाइंडली हम इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अगर आप सेल के अंदर जाएंगे तो एक तो इसमें लिक्विड होगा, प्लस क्या होगा, बीच में इस तरह से आपको एक सॉलिड स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम क्या बोल रहे होंगे, न्यूक्लियस बोल रहे होंगे, ठीक है, केंद्रक। अब आपको एक बात बताते हैं, न्यूक्लियस प्लस ये द्रव्य, जो द्रव्य है, जो फ्लूइड है, न्यूक्लियस प्लस ये जो द्रव्य आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, इन दोनों को कंबाइंडली हम प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं, यानी कि जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य में क्या क्या आ जाएगा, एक तो ये फ्लूइड आ जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस आ जाएगा। एक तो आपका फ्लूइड आ जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस आ जाएगा। ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कौन से, है ना, प्रोटोप्लाज्म के कौन से घटक हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है केंद्रक और जो कोशिका द्रव्य है वो किसके घटक है, तो आपको बताना है दैट इज जीव द्रव्य, ठीक है। कंबाइंडली ये जो फ्लूइड है प्लस न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। एक तो न्यूक्लियस हो गया है, प्लस ये द्रव्य। अब ये केवल जो द्रव्य बचा है, इस द्रव्य को इंडिविजुअली हम क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म बोल देंगे, क्योंकि ये कोशिका के अंदर है। बहुत लेट हो गए हो बेटा। साइटोप्लाज्म हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब ये जो कोशिका द्रव्य है, फ्लूइड है प्लस न्यूक्लियस है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे। इसको अभी थोड़े अच्छे से लिखेंगे, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस, केंद्रक और साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य किसके घटक हैं, जीव द्रव्य के। तो ये कोशिका होती है, ठीक है। ये क्या है, आपकी एक कोशिका है जिसके अंदर आपको इस तरह से क्या दिखेगा, द्रव्य दिखेगा, बीच में एक सॉलिड स्ट्रक्चर दिखेगा, एक ठोस संरचना दिखेगी, जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे होंगे, केंद्रक बोल रहे होंगे, प्लस ये जो फ्लूइड है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, कोशिका द्रव्य, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य बोल देंगे। कोशिका के बाहर अगर हम चलेंगे तो कोशिका के जस्ट बाहर जो कवरिंग है, जो आवरण है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और उसके बाहर सबसे बाहरी जो आवरण है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, दैट इज सेल वॉल। हाँ, कल से आपको पीडीएफ से ही पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आज हमारी ऑलमोस्ट पहली क्लासेस ही थी, तो हमने सोचा ये हैंड राइटिंग वाला थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, सेल वॉल। अब क्वेश्चन आपसे इस तरह से फ्रेम हो सकता है बेटा कि जो कोशिका है उसका सबसे बाहरी आवरण क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये ऐसे ही नहीं होता है। इस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग होते हैं। जैसे ये छोटी सी कोशिका है जिससे मिलके मानव शरीर बना है, वैसे ये कोशिका भी किसी से मिलके बनी है। वो क्या है, सेल ऑर्गेनेल है, जो कि इस कोशिका के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। ये देखेंगे, ये जो फ्लूइड है यहाँ पे क्या होगा, आपका बहुत सारे कोशिकांग पड़े होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है। ये सभी क्या है, आपके सेल ऑर्गेनेल है, यानी कि कोशिकांग है, जो कि कोशिका का ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे पड़े होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, बहुत छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, राइबोसोम होंगे, गोल्जी बॉडी होगी। इस तरह से सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल कहाँ पड़े होंगे, आपके इस साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे। आगे अगर हम चलेंगे, पहले यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म के बारे में लिख लेते हैं।
जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जीव द्रव्य बोल रहे हैं। ठीक है, इस जीव द्रव्य में क्या क्या था, पहला तो हमारा साइटोप्लाज्म था, जिसको हिंदी में हम क्या बोल रहे थे, कोशिका द्रव्य बोल रहे थे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था बेटा, केंद्रक था, न्यूक्लियस था, केंद्रक। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य किसके घटक हैं, तो ये किसके घटक हैं, जीव द्रव्य के घटक हैं। ठीक है, अब अगर हम सेल सेल की बात कर लेते हैं, कोई भी हमने एक सेल ली है, तो बेसिकली ये जो सेल है इसमें हमने क्या क्या देखा है, इस कोशिका में हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले तो हमने कवरिंग्स देखे थे। ठीक है, हमने क्या देखी थी बेटा, कवरिंग्स देखी थी। उस कवरिंग्स में अगर हम बात करें तो मेजरली यहां पे जो हम लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ठीक है, दूसरी तरफ हमने क्या देखा था, प्रोटोप्लाज्म देखा था। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में हमने क्या देखा था, साइटोप्लाज्म देखा था, एंड दूसरा हमने क्या देखा था, न्यूक्लियस देखा था। अब बेटा हम देखते हैं यहां पे, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये जो आवरण है, कवरिंग्स मतलब क्या होता है, आवरण। हाँ, हिंदी में भी लिखना है। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म दैट इज कोशिका द्रव्य। पीछे आपको बताया गया था ये जो कोशिका द्रव्य है बेटा, ठीक है, जो आपको फ्लूइड दिख रहा है जिसको हम कोशिका द्रव्य बोल रहे हैं, इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स थे। अभी आपको एक एक करके यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। अच्छा, वीडियो रुक रही है, ठीक है। तो अभी आपको एक एक करके क्या है, सारे ऑर्गेनेल यहाँ पे डिस्क्राइब किए जाएंगे। उसके बाद आपको न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस भी ऐसे ही ठोस संरचना नहीं है, इसके अंदर भी क्या है, फ्लूइड होगा, सेंटर में एक सॉलिड स्ट्रक्चर होगा, प्लस जो फ्लूइड होगा वहां पे क्या है, कुछ थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर पड़े होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, प्लस कवरिंग्स के बारे में एक एक करके बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम ऑर्गेनेल्स लिखते हैं, यहाँ पे आ नहीं पाएंगे सारे ऑर्गेनेल, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं। साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य जिसको हम बोल रहे थे, इसमें क्या होंगे बेटा, सेल ऑर्गेनेल होंगे। उस फ्लूइड में क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जिनको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिकांग बोलेंगे। कोशिका के अंदर क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। कौन कौन से कोशिकांग है, एक एक करके हम देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि सेल है, आप जो काम करते हैं, हाँ, डायग्राम जहां पे बेटा डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आपको डायग्राम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। ये ऑर्गेनेल्स क्या क्या काम करते हैं, ये कैसे दिखते हैं, इनकी संरचना क्या है, इनकी कार्य क्या है, ठीक है, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आपको एक एक करके बताया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी हो जाएगी, गोल्जी बॉडी। अगला क्या है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हिंदी लिख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रोबॉडीज,
क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लांट्स में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पत्तियों का जो रंग है वो कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बाद अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंट्रोजोम हो जाएगा, तारक काय जिसको हम बोलते हैं, वैक्यूल है, रसधानी जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल। गुड। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कोशिकांग हैं जो कोशिका के अंदर उस द्रव्य में आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे कोशिकांग आपको कहां देखने को मिलेंगे, उस कोशिका के अंदर जो द्रव्य था। प्लस दूसरा कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा था, उस कोशिका के सेंटर में एक न्यूक्लियस भी था। ठीक है, उस न्यूक्लियस के भी बेटा घटक होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव्य होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, प्लस उसके सेंटर में जो संरचना होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य होता है उसमें क्या होता है, धागे नुमा कुछ संरचना होती है जिनको हम क्रोमैटिन, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, साइटोलॉजी स्टार्ट हुआ है कल से। आप कल से जो है वो पीपीटी के माध्यम से ही आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ ठीक है, बाकी ये जहां तक आपको पढ़ा दिया गया है इसका आज आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे कवरिंग्स के कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, कवरिंग्स हमने कवर नहीं कर पाई हैं, जैसे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की, जिसमें शायद आई थिंक कुछ ऑर्गेनिज्म आपको दिए होंगे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है। ठीक है, डीपीपी के कुछ क्वेश्चन है जो रह जाएंगे आपसे, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे और वो कल की क्लास में कवर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे आपको आज डीपीपी मिल जाएगा, जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आप करिएगा। ठीक है, चलने से पहले कुछ आपके लिए है। तो आज की क्लास इस कोट्स के साथ, इस सुविचार के साथ खत्म करेंगे, टाइम इज इक्वल टू लाइफ। ठीक है, आपकी जीवन की जो महत्वता है वो समय के बराबर है। वेस्ट योर टाइम, अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पैरेलली आप समझिएगा कि आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अगर मास्टर योर टाइम, ठीक है, अगर आप अपने समय के पाबंद हैं, ठीक है, अगर आप मास्टर हैं अपने टाइम के, अपने समय के, तो आप अपनी लाइफ को भी क्या है, बेहतर बना सकते हैं। इसी सुविचार के साथ हम अपनी क्लास खत्म करेंगे। और आप लोग बिल्कुल कल जो भी आज की क्लास में आपके डाउट रहे हैं वो कल की क्लास में आप पूछिएगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और जब आप रिवीजन करेंगे है ना, तब आपको डाउट्स आएंगे, तो प्लीज एक बार जाके रिवीजन करिए और जो भी डाउट्स हो वो कल की क्लास में डिस्कस करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।